के लिए खूबसूरत समुद्री देश क्रोएशिया पहुंचती है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि यह ट्रिप उसकी जिंदगी का सबसे डरावना और रहस्यमय अनुभव बनने वाला है। ये जगह सिर्फ अपने शानदार नज़ारों के लिए ही नहीं बल्कि वहाँ के मेहमान नवाज लोगों के लिए भी मशहूर है। एयरपोर्ट से होटल तक आते समय ड्राइवर मार्क एमा की इतनी मदद करता है कि अगर एमा मना न करती तो शायद उसका पूरा सामान खुद कमरे तक पहुंचा देता। मार्क का यह व्यवहार एमा पर अच्छा प्रभाव छोड़ता है और जाते जाते वह उसका नंबर भी ले लेती है, क्योंकि अनजान शहर में कोई भरोसेमंद इंसान होना हमेशा काम आता है। कुछ ही देर बाद सोफिया नीचे आकर एमा का स्वागत करती है और उसे अपने अपार्टमेंट में ले जाती है। समुद्र के किनारे बना वह शानदार घर देखकर एमा दंग रह जाती है। दोस्त की इतनी शानदार मेहमान नवाजी देखकर उसे थोड़ा संकोच होता है, इसलिए वह अपने साथ लाया हुआ छोटा सा गिफ्ट सोफिया को देती है। भले ही वह कोई महंगा तोहफा नहीं था, लेकिन उसमें दोस्ती और प्यार की भावना थी। वैसे भी सोफिया को पैसों की कोई कमी नहीं थी। शाम होते ही दोनों तैयार होकर डिनर के लिए निकलती हैं। बाहर जाते समय उनकी मुलाकात मकान मालिक विक्टर से होती है। पहली नजर में वह बेहद सभ्य और पढ़ा लिखा इंसान लगता है, लेकिन असल में वह काफी अमीर मकान मालिक है। एमा उसके घर की तारीफ करती है और फिर दोनों वहां से निकल जाती हैं। डिनर के दौरान बातचीत में एमा को पता चलता है कि सोफिया का अपने अमीर पति से झगड़ा हो गया है। इसी वजह से वह यहाँ छुट्टियां मनाने आई है ताकि थोड़ा मन बदल सके। लेकिन झगड़े की वजह सुनकर एमा भी हैरान रह जाती है। असल में सोफिया एक नई ड्रेस खरीदना चाहती थी, लेकिन उसके पति ने मना कर दिया था। इससे साफ पता चलता है कि सोफिया कितनी जिद्दी और मनमौजी है। इतना ही नहीं, घर से निकलते समय वह अपने पति का क्रेडिट कार्ड भी साथ ले आई थी और इस पूरी ट्रिप का खर्च उसी कार्ड से उठा रही थी। बातों बातों में एमा भी अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में बताती है। वह कहती है कि बच्चे के जन्म के बाद से उसके और उसके पति के बीच पहले जैसा रिश्ता नहीं रहा। उनका बच्चा अब 1 साल से ज्यादा का हो चुका है, लेकिन फिर भी उनके बीच पति पत्नी वाला रिश्ता लगभग खत्म हो चुका है। ये सुनकर सोफिया को बहुत अजीब लगता है और वह एमा के लिए दुख भी जताती है, लेकिन एमा का नजरिया अलग था। उसके मुताबिक भले ही उनकी शादी में समस्याएं हों, लेकिन दोनों अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। तभी सोफिया अचानक एक अजीब सुझाव देती है। वह कहती है कि जब दोनों की शादीशुदा जिंदगी खुशहाल नहीं है तो क्यों ना थोड़ा मजा किया जाए। शुरुआत में एमा को उसकी बात समझ नहीं आती, लेकिन जब दोनों एक बार में पहुंचती हैं तब उसे एहसास होता है कि सोफिया का इशारा किसी अफेयर या वन नाइट स्टैंड की तरफ था। यह सुनते ही एमा साफ मना कर देती है। उसके लिए यह एक ऐसी सीमा थी जिसे वह कभी पार नहीं कर सकती थी। लेकिन सोफिया बड़ी बेफिक्री से कहती है कि इसमें क्या बुराई है, यहाँ सिर्फ तुम और मैं हैं, तुम्हारे पति को कभी पता भी नहीं चलेगा। हालांकि एमा ऊपर से मना कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह भी वहां मौजूद हैंडसम लड़कों की तरफ आकर्षित हो रही थी। कुछ देर बाद दोनों ड्रिंक पीने लगती हैं। एमा को याद है कि उसने बहुत ज्यादा नहीं पिया था, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी याददाश्त धुंधली होने लगती है। उसे सिर्फ कुछ टुकड़े टुकड़े याद रहते हैं। पहला, सोफिया 2 लड़कों को अपने घर बुला रही थी। दूसरा, किसी बात पर वह बहुत गुस्से में चिल्ला रही थी। अगली सुबह जब एमा की आंख खुलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। कमरा पूरी तरह बिखरा हुआ था। फर्श पर टूटे हुए ग्लास पड़े थे और जगह जगह खून के निशान दिखाई दे रहे थे। सबसे डराने वाली बात यह थी कि सोफिया कहीं नजर नहीं आ रही थी। एमा बार बार उसे फोन करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। घबराकर वह अपने पति को फोन करती है और सारी बात बताती है। उसका पति उसे शांत रहने के लिए कहता है और अनुमान लगाता है कि शायद सोफिया नाश्ता लेने बाहर गई होगी। फिर वह अचानक पूछता है, तुम दोनों के बीच कोई झगड़ा तो नहीं हुआ था? यह सवाल सुनकर एमा कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। उसे धुंधली सी याद आती है कि पिछली रात सोफिया किसी पर चिल्ला रही थी, लेकिन वह यह याद नहीं कर पाती कि वह झगड़ा उससे हुआ था या किसी और से। इसीलिए वह अपने पति से कहती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इसके बाद एमा मकान मालिक विक्टर के पास जाती है और पूछती है कि क्या उसने सोफिया को देखा है। विक्टर कहता है कि उसने उसे नहीं देखा, लेकिन फिर वह एक और बात बताता है। उसके मुताबिक किराए के नियमों में साफ लिखा था कि घर में बाहरी लोगों को नहीं लाया जा सकता। चूंकि पिछली रात उन्होंने नियम तोड़ा था, इसलिए उन्हें जुर्माना देना होगा। यह सुनकर एमा को यकीन हो जाता है कि उसकी यादें सिर्फ भ्रम नहीं थीं। सचमुच पिछली रात 2 अजनबी लड़के घर आए थे। अब एमा को लगने लगा कि मामला बहुत गंभीर है, इसलिए वह सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचती है और अपनी दोस्त की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने की कोशिश करती है। लेकिन चीजें उतनी आसान नहीं थीं जितनी उसने सोची थी। पुलिस स्टेशन में उसकी मुलाकात ऑफिसर ब्रायन से होती है। एमा की बात सुनकर उसके चेहरे से ही साफ पता चल रहा था कि वह इस मामले को ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रहा। इसकी वजह भी थी, एमा खुद ऐसी हालत में थी कि उसके पास कोई ठोस जानकारी नहीं थी। पिछली रात वह नशे में थी, इसलिए उसे उन दोनों लड़कों के नाम तक याद नहीं थे। यहाँ तक कि जिस बार में वे गई थीं, उसका नाम भी उसे याद नहीं था। ये सब सुनकर ब्रायन परेशान हो जाता है। आखिरकार वह यह कहकर एमा को टाल देता है कि किसी व्यक्ति के गायब हुए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, इसीलिए फिलहाल कोई आधिकारिक केस दर्ज नहीं किया जा सकता। साथ ही वह यह भी कहता है
कि शायद उसकी दोस्त खुद ही वापस आ जाएगी। निराश होकर एमा पुलिस स्टेशन से बाहर निकलती है। अब उसे सिर्फ एक ही इंसान याद आता है जो उसकी मदद कर सकता था, ड्राइवर मार्क। वह तुरंत उसे फोन करती है और पूरी घटना बताती है। मार्क सारी बात ध्यान से सुनता है और कहता है कि उस रात वह खुद उन्हें बार तक छोड़कर गया था, इसलिए वह भी खुद को थोड़ा जिम्मेदार महसूस कर रहा है। वह एमा से वादा करता है कि वह उसकी मदद करेगा। यह सुनकर एमा को थोड़ी राहत मिलती है। दोनों उसी बार में पहुंचते हैं जहां वे पिछली रात गई थी। मार्क के दबाव डालने पर बार के कर्मचारियों से कुछ जानकारी निकलवाने में सफलता मिलती है। तब उन्हें पता चलता है कि वे दोनों लड़के बार के आम ग्राहक नहीं थे। वे दरअसल पैसे लेकर महिलाओं के साथ समय बिताने वाले एस्कॉर्ट थे। यह सुनकर एमा पूरी तरह हैरान रह जाती है। वह कहती है कि उसने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को हायर नहीं किया था। तब मार्क पूछता है, क्या यह हो सकता है कि उन्हें सोफिया ने बुलाया हो? ये सुनते ही एमा को पिछली रात की बातें याद आने लगती हैं। अब उसे समझ आता है कि सोफिया जब मजा करने की बात कर रही थी तो उसका असली मतलब क्या था। सौभाग्य से मार्क उन दोनों लड़कों को पहचानता था, क्योंकि वह उन्हें अक्सर उस बार में देखता था। थोड़ी खोजबीन के बाद वह दोनों को मिलने के लिए बुला लेता है, लेकिन जैसे ही वे दोनों लड़के एमा को देखते हैं, अचानक घबराकर भागने लगते हैं। उनकी यह हरकत पूरे मामले को और भी रहस्यमय बना देती है। क्या सचमुच उनका सोफिया के गायब होने से कोई संबंध था? मार्क तुरंत उनके पीछे दौड़ पड़ता है। काफी देर तक पीछा करने के बाद वह उनमें से एक को पकड़ लेता है। दबाव पड़ने पर वह लड़का आखिरकार सच बोल देता है। उसके मुताबिक उसे नहीं पता कि सोफिया कहाँ है। वह इसलिए भागा क्योंकि उस रात उसने मौका देखकर सोफिया का बैग और मोबाइल चुरा लिया था। इसके बाद वह गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि अगर उसे पुलिस के हवाले न किया जाए तो वह चोरी किया हुआ सामान वापस कर देगा। उसकी बातों से ऐसा नहीं लग रहा था कि वह झूठ बोल रहा है, इसलिए एमा उससे सिर्फ सोफिया का बैग और फोन वापस ले लेती है और उसे जाने देती है। लेकिन इसके बाद एमा मार्क से एक और महत्वपूर्ण बात साझा करती है। वह बताती है कि उस रात उसने ज्यादा शराब नहीं पी थी, उसने सिर्फ थोड़ी सी ड्रिंक ली थी। लेकिन उसके बाद अचानक उसकी याददाश्त गायब हो गई थी और उसे कुछ भी याद नहीं रहा। उसे शक था कि शायद उन एस्कॉर्ट लड़कों ने उसकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया था, लेकिन मार्क इस संभावना को तुरंत खारिज कर देता है। वह कहता है, अगर उन्होंने तुम्हें ड्रग दिया होता तो तुम्हारा बैग और बाकी सामान भी चुरा लेते, सिर्फ सोफिया का सामान क्यों लेते? फिर वह एक और चौंकाने वाली बात कहता है, मुझे लगता है कि अगर किसी ने तुम्हारी ड्रिंक में कुछ मिलाया था तो वह खुद सोफिया थी। एमा हैरानी से उसकी तरफ देखती है। मार्क समझाता है कि शायद सोफिया चाहती थी कि एमा उस रात पूरी तरह खुलकर मस्ती करे और किसी तरह की झिझक महसूस न करे, लेकिन एमा के लिए यह बात समझना मुश्किल था। आखिर उसकी दोस्त ऐसा क्यों करेगी? इन सवालों के जवाब अभी भी उसके पास नहीं थे। इसी बीच एमा दोबारा पुलिस स्टेशन पहुंचती है। इस बार उसकी मुलाकात स्टेशन चीफ एडम से होती है, लेकिन यहाँ एक बेहद चौंकाने वाली बात सामने आती है। जब एमा पूरी कहानी एडम को सुनाती है तो वह हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे इस मामले के बारे में कुछ भी पता नहीं था। दरअसल पिछली बार जब एमा शिकायत दर्ज करवाने आई थी, तब ऑफिसर ब्रायन ने उसकी रिपोर्ट को गंभीरता से लिया ही नहीं था। उसने रिपोर्ट आगे भेजी ही नहीं। ब्रायन का मानना था कि सोफिया किसी आदमी के साथ घूम रही होगी और कुछ दिनों बाद खुद वापस आ जाएगी। यानी सिर्फ उसकी लापरवाही की वजह से पूरे मामले में 24 घंटे की देरी हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही एमा सोफिया का बैग और फोन दिखाती है, एडम तुरंत केस दर्ज कर लेता है। इतना ही नहीं, वह एमा को मेडिकल जांच के लिए भी भेजता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसके साथ कोई यौन अपराध तो नहीं हुआ। अब पहली बार एमा को लगता है कि कोई अधिकारी सचमुच अपना काम कर रहा है, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट आने में 24 घंटे लगने वाले थे। बेटा, ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स, नहीं, ओट्स, आमंड्स, सीड्स, ये सब और रागी, व्हीट, कॉर्न, रेजिन्स, ब्लैक करंट्स, क्रैनबेरीज, इतना सारा? बस 12। केलॉग्स म्यूजली है 12 ग्रेन्स, फ्रूट्स, नट्स एंड सीड्स वाला पावर ब्रेकफास्ट। केलॉग्स म्यूजली 12 in 1 पावर ब्रेकफास्ट। घंटे, इसलिए एक बार फिर उसे बिना किसी ठोस जवाब के घर लौटना पड़ता है। कुछ देर बाद वह सोफिया के अमीर पति को फोन करती है और पूछती है कि क्या उसे अपनी पत्नी के बारे में कोई जानकारी मिली है, लेकिन उसका जवाब सुनकर एमा स्तब्ध रह जाती है। वह बेहद बेपरवाही से कहता है कि सोफिया अक्सर ऐसा करती रहती है। वह लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए नाटक करती है और शायद कुछ दिनों में खुद वापस आ जाएगी। इतना कहकर वह फोन काट देता है। उसकी इस प्रतिक्रिया से साफ था कि उसकी पत्नी के गायब होने की उसे बिल्कुल चिंता नहीं थी। एमा को यह व्यवहार बहुत अजीब लगता है, लेकिन फिलहाल उसके पास इससे भी बड़ी परेशानियां थीं। फोन कटने के बाद एमा वापस अपार्टमेंट पहुंचती है। वहां पहुंचकर वह देखती है कि सोफिया का सामान बिस्तर पर रखा हुआ है। एक पल के लिए उसे लगता है कि शायद सोफिया वापस आ गई है, लेकिन अगले ही पल उसकी उम्मीद टूट जाती है।
कमरे में सोफिया नहीं बल्कि मकान मालिक विक्टर खड़ा था। विक्टर एमा को बताता है कि उनके किराए की अवधि खत्म हो चुकी है और जल्द ही नए किराएदार आने वाले हैं, इसलिए उसे कमरा खाली करना होगा। यह सुनकर एमा पूरी तरह परेशान हो जाती है। उसकी दोस्त गायब है, पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है और अब उसके सिर से रहने की जगह भी छिन रही थी। लेकिन तभी विक्टर एक और प्रस्ताव रखता है। वह कहता है कि उसके पास एक बेसमेंट रूम भी है जो अभी खाली पड़ा है। अगर एमा चाहे तो वहाँ रह सकती है, किराया भी वह कम लेगा। एमा के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। अगर सोफिया वापस आती तो उसे सबसे पहले इसी जगह के बारे में पता चलता, इसलिए वह विक्टर का प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। हालांकि इस दौरान विक्टर के चेहरे पर कुछ ऐसा भाव था जिसने एमा को असहज कर दिया। उसकी मुस्कान अजीब और संदिग्ध लग रही थी। एक पल के लिए एमा के मन में भी सवाल आता है, क्या कहीं विक्टर ही इस पूरे मामले के पीछे तो नहीं, या फिर वह कुछ छिपा रहा है। समय बीतता जाता है। लगातार 2 दिनों तक सोफिया को ढूंढते ढूंढते एमा पूरी तरह थक चुकी थी। बेसमेंट में पहुंचते ही वह बिस्तर पर गिर पड़ती है और गहरी नींद में सो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो आधी रात हो चुकी होती है। अचानक उसे सोफिया का मोबाइल याद आता है। वह सोचती है कि अगर किसी तरह फोन खुल जाए तो शायद उसके अंदर कोई ऐसा सुराग मिल जाए जो पुलिस को नहीं मिला, लेकिन फोन पासवर्ड से लॉक था। काफी कोशिशों के बाद भी वह उसे नहीं खोल पाती। अब उसके पास सिर्फ पुलिस की रिपोर्ट का इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन अगली खबर उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा भयानक साबित होती है। कुछ देर बाद पुलिस की तरफ से कॉल आता है और जो खबर उसे मिलती है वह सुनकर उसकी दुनिया हिल जाती है। झील के किनारे एक महिला की लाश मिली थी। वह लाश सोफिया की थी। पानी में काफी समय तक रहने की वजह से उसकी हालत बेहद खराब हो चुकी थी। ये सुनते ही एमा टूट जाती है। जिस दोस्त के साथ वह कुछ दिन पहले हंस रही थी, घूम रही थी, आज वही दोस्त एक ठंडी लाश बन चुकी थी। खबर मिलते ही एमा का पति भी वहां पहुंच जाता है। पुलिस जांच के बाद बताती है कि सोफिया की मौत दुर्घटना नहीं थी। वह गलती से पानी में नहीं गिरी थी। उसके सिर पर जोरदार चोट मारी गई थी और फिर उसे झील में फेंका गया था। यानी यह साफ साफ हत्या का मामला था। अब तक की जानकारी के आधार पर सबसे बड़े संदिग्ध वही 2 एस्कॉर्ट लड़के थे जो उस रात उनके घर आए थे। पुलिस एमा और उसके पति को घर जाने के लिए कहती है और भरोसा दिलाती है कि जांच जारी रहेगी। इसी दौरान एमा को अचानक एक महत्वपूर्ण बात याद आती है। सोफिया का फोन सिर्फ पासवर्ड से ही नहीं बल्कि फेस अनलॉक से भी खुल सकता था। जब बाकी लोग वहां से चले जाते हैं तो एमा चुपके से सोफिया का फोन निकालती है और उसकी पहचान का इस्तेमाल करके फोन खोल लेती है। लेकिन फोन खुलते ही जो चीज उसे दिखाई देती है वह उसकी सांसें रोक देती है। फोन में मौजूद मैसेज और कॉल रिकॉर्ड देखकर उसे पता चलता है कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त सोफिया काफी समय से उसके अपने पति के साथ संबंध में थी। यह देखकर एमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एक तरफ उसकी दोस्त की हत्या हो चुकी थी, दूसरी तरफ उसे पता चल रहा था कि वही दोस्त उसके पति के साथ अफेयर चला रही थी। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि दोनों की आखिरी बातचीत किसी झगड़े या सौदेबाजी जैसी लग रही थी। एमा के मन में तुरंत एक नया शक पैदा होता है। क्या उसके पति को डर था कि उनका रिश्ता सबके सामने आ जाएगा? क्या इसी वजह से उसने सोफिया को मार दिया? लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद यह संभावना कमजोर लगने लगती है। उस रात उसका पति लंदन में था और उसके पास मजबूत अलीबाई भी था। एमा खुद उस पूरी रात उससे फोन पर संपर्क में थी। ऐसे में उसका क्रोएशिया आकर हत्या करना लगभग असंभव लग रहा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ देर बाद उसका पति यह कहकर चला जाता है कि उसे कंपनी के कुछ जरूरी काम निपटाने हैं और उसके जाने के कुछ समय बाद ही पुलिस स्टेशन से एमा को बुलावा आ जाता है। उसे लगता है कि शायद पुलिस के पास कोई नई जानकारी होगी, लेकिन जब वह वहां पहुंचती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि इस बार पुलिस किसी और को नहीं बल्कि उसी को संदिग्ध मान रही थी। और यहीं से कहानी एक और खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही एमा को एहसास हो गया कि इस बार मामला पहले जैसा नहीं था। माहौल पूरी तरह बदल चुका था। स्टेशन चीफ एडम ने उसे बैठाया और जांच में सामने आई नई जानकारी बतानी शुरू की। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार एमा और सोफिया दोनों के शरीर में एक ही तरह का नशीला पदार्थ पाया गया था। इसका मतलब था कि उस रात दोनों ने किसी न किसी रूप में ड्रग लिया था। इसके अलावा बार में मौजूद कई लोगों ने गवाही दी थी कि उस रात एमा और सोफिया के बीच काफी जोरदार बहस हुई थी। इतना ही नहीं, उन एस्कॉर्ट लड़कों में से एक के रूममेट ने भी बयान दिया कि दोनों लड़के उस रात जल्दी ही अपने हॉस्टल वापस लौट आए थे, यानी हत्या के समय वे वहां मौजूद नहीं थे। इन सभी बातों को जोड़कर पुलिस ने एक नई थ्योरी तैयार कर ली थी। उनके मुताबिक नशे की हालत में एमा और सोफिया के बीच झगड़ा हुआ, बहस बढ़ती गई
और गुस्से में एमा ने सोफिया पर हमला कर दिया। इसके बाद उसने उसकी हत्या कर दी और लाश को झील के किनारे फेंक दिया। ये कहानी सुनकर एमा गुस्से से भर उठी। उसे यह आरोप पूरी तरह बेतुका और हास्यास्पद लगा। वह बार बार कहती रही कि उसके पास सोफिया को मारने की कोई वजह ही नहीं थी। तभी एडम ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा कि क्या वह उनसे कुछ छिपा रही है। एमा ने बिना एक पल गंवाए जवाब दिया, नहीं। लेकिन सच्चाई यह थी कि वह एक बहुत बड़ी बात पुलिस से छिपा रही थी। उसने अभी तक किसी को नहीं बताया था कि सोफिया के फोन में उसे अपने पति और सोफिया के अफेयर के सबूत मिले थे। अगर वह यह बात बता देती तो पुलिस को उसके खिलाफ हत्या का सीधा मकसद मिल जाता। यही वजह थी कि उसने इस राज को अपने तक ही सीमित रखा। पूछताछ खत्म होने के बाद ऑफिसर ब्रायन उसे वापस उसके ठिकाने तक छोड़ने गया, लेकिन जाते जाते उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया। उसे साफ शब्दों में बता दिया गया कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती वह देश छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। अब एमा लगभग नजरबंद जैसी स्थिति में थी। कमरे में अकेली बैठी वह अंदर ही अंदर घुट रही थी। उसके मन में गुस्सा, दुख और बेबसी सब कुछ एक साथ उमड़ रहा था। आखिरकार उसने अपने पति को फोन लगाया और सीधे सवाल किया कि उसने अपने और सोफिया के रिश्ते की बात उससे क्यों छिपाई। लेकिन उसके पति का जवाब सुनकर वह पूरी तरह चुप हो गई। उसे पता चला कि सालों पहले उसी सोफिया ने उसकी मुलाकात उसके पति से करवाई थी। अब एमा को लगने लगा कि शायद शुरुआत से ही सब कुछ एक झूठ था। उसे महसूस होने लगा कि वह हमेशा से सिर्फ एक विकल्प थी, जबकि असली रिश्ता किसी और का चल रहा था। अपना दर्द किसी से साझा करने के लिए उसने फिर से मार्क को फोन किया। उसे लगा कि कम से कम मार्क उसकी बात समझेगा और उसका साथ देगा। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही कदम उसकी मुश्किलों को और बढ़ाने वाला था। कुछ ही समय बाद पुलिस ने एमा पर आधिकारिक रूप से हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया। इस बार वजह और भी चौंकाने वाली थी। पुलिस ने मार्क की पूरी पृष्ठभूमि खंगालनी शुरू कर दी थी। जांच में पता चला कि कई साल पहले उसका नाम अल्बानिया के एक आपराधिक गिरोह से जुड़ा हुआ था। उस पर आरोप था कि वह पैसे लेकर लोगों के लिए हिंसक काम करता था। बाद में वह क्रोएशिया आ गया और नई पहचान के साथ सामान्य जिंदगी जीने लगा। अब पुलिस ने एक नई कहानी तैयार कर ली थी। उनके अनुसार एमा ने अपने पति और सोफिया के अफेयर के बारे में पता चलने के बाद बदला लेने की योजना बनाई। उसने मार्क को पैसे देकर सोफिया की हत्या करवाई और फिर खुद को मासूम दिखाने की कोशिश की। यह सुनकर एमा पूरी तरह हैरान रह गई। उसने बार बार कहा कि उसका मार्क से कोई पुराना रिश्ता नहीं है और उसने कभी किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचा। लेकिन तभी एडम ने एक ऐसी बात सामने रख दी जिसका जवाब एमा के पास नहीं था। एडम ने सीधे कहा कि उन्हें एमा के पति और सोफिया के रिश्ते के बारे में पता चल चुका है। ये सुनते ही एमा का चेहरा उतर गया। अब वह यह दावा नहीं कर सकती थी कि उसके पास हत्या करने का कोई मकसद नहीं था, क्योंकि पुलिस की नजर में उसके पास सबसे मजबूत कारण मौजूद था। एमा लगातार कहती रही कि यह सब सिर्फ एक संयोग है और वह पूरी तरह निर्दोष है। लेकिन सवाल यह था कि क्या वाकई यह सब सिर्फ संयोग था या फिर इस कहानी में अभी भी कोई ऐसा सच छिपा था जो सामने आना बाकी था। पूछताछ के बाद एमा को जेल नहीं भेजा गया, लेकिन उसे सख्त निगरानी में घर पर ही रहने का आदेश दिया गया। अब वह घर से बाहर एक कदम भी नहीं रख सकती थी। हालांकि यही मजबूरी उसे सोचने का समय भी दे रही थी। अकेले बैठकर वह बार बार पूरे मामले को जोड़ने की कोशिश कर रही थी। तभी उसे अचानक एक ऐसी बात याद आई जिसने उसके दिमाग में खतरे की घंटी बजा दी। उसके पति और सोफिया के अफेयर की जानकारी सिर्फ उसे थी और सोफिया का फोन भी लगातार उसी के पास था। फिर पुलिस को इस रिश्ते के बारे में पता कैसे चला? उसने इस बारे में सिर्फ एक बार अपने कमरे में फोन पर बात की थी। तभी उसके मन में एक खौफनाक शक पैदा हुआ। क्या कोई उनकी बातें सुन रहा था? क्या कमरे में कहीं कोई छिपा हुआ सुनने वाला उपकरण लगा हुआ था? यही सवाल उसे एक ऐसे रहस्य तक पहुंचाने वाला था जो पूरे मामले की तस्वीर बदल देने वाला था। ये ख्याल आते ही एमा के शरीर में सिहरन दौड़ गई। अगर पुलिस को उसके पति और सोफिया के अफेयर के बारे में पता चल गया था जबकि उसने यह बात किसी को नहीं बताई थी, तो इसका मतलब साफ था कि कोई उसकी बातें सुन रहा था। अगले ही दिन उसने पूरे कमरे की बारीकी से जांच शुरू कर दी। काफी देर तक तलाश करने के बाद उसे एक ऐसी चीज मिली जिसने उसके होश उड़ा दिए। उसकी आशंका सही निकली। कमरे में सचमुच छिपे हुए सुनने वाले उपकरण लगे हुए थे। अब एमा को समझ आने लगा था कि आखिर उसकी निजी बातें बाहर कैसे पहुंच रही थीं। इसके बाद उसने फैसला किया कि उसे उस कमरे की जांच करनी होगी जहां जाने से मकान मालिक विक्टर हमेशा मना करता था। मौका मिलते ही वह चुपके से उस कमरे के अंदर पहुंच गई, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। विक्टर सिर्फ एक अजीब मकान मालिक नहीं था, बल्कि वह लोगों की जासूसी करने का सन की शौकीन था। घर के लगभग हर कमरे में छिपे हुए कैमरे लगे हुए थे और वह किराएदारों की हर गतिविधि रिकॉर्ड करता था। हालांकि हैरानी की बात यह थी कि यही सनक अब एमा के लिए सबसे बड़ा सबूत बनने वाली थी। उसने तुरंत रिकॉर्डिंग सिस्टम चालू किया और उस रात की फुटेज देखने लगी जिस रात सोफिया गायब हुई थी। शुरुआत की रिकॉर्डिंग बिल्कुल वैसी ही थी जैसी पुलिस बता रही थी। एक एस्कॉर्ट लड़के ने सचमुच सोफिया का बैग चुराया था। जब सोफिया को इसका पता चला तो वह गुस्से में उसके पीछे भागी।
और एक टैक्सी में बैठकर उसका पीछा करने निकल गई। लेकिन कुछ समय बाद सोफिया वापस लौटी। हालांकि इस बार वह टैक्सी में नहीं थी। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा था कि वह एक काली कार से उतर रही थी। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि कार से उतरते समय वह ड्राइवर पर गुस्सा कर रही थी और कुछ बुरा भला भी कह रही थी। एमा ने तुरंत उस टैक्सी और काली कार दोनों के नंबर नोट कर लिए। उसे महसूस हो रहा था कि यह सुराग पूरे मामले की दिशा बदल सकता है। वह बिना समय गंवाए वहां से निकल गई और सीधे मार्क के पास पहुंची। सबसे पहले मार्क ने फिर से सफाई दी कि उसका पुराने गैंगस्टर वाले मामलों से कोई लेना देना नहीं है और पुलिस उसे गलत समझ रही है। लेकिन फिलहाल एमा के पास इन बातों के लिए समय नहीं था। उसने मार्क को दोनों गाड़ियों के नंबर दिए और कहा कि उसे हर हाल में उस टैक्सी ड्राइवर को ढूंढना है जिसने उस रात सोफिया को छोड़ा था। मार्क के लिए यह काम ज्यादा मुश्किल नहीं था। कुछ ही समय में वह टैक्सी ड्राइवर को ढूंढकर एमा के सामने ले आया। एमा ने उससे सीधा सवाल किया कि उस रात वह सोफिया को कहां लेकर गया था। ड्राइवर ने बताया कि शुरुआत में सोफिया किसी दूसरी कार का पीछा कर रही थी, लेकिन कुछ देर बाद उसका निशान खो बैठी। इसके बाद उसने उससे कहा कि उसे पुलिस स्टेशन ले चलो। ये सुनते ही एमा एकदम सन्न रह गई। अब उसके दिमाग में सारी बातें जुड़ने लगीं। अचानक उसे समझ आ गया कि ऑफिसर ब्रायन ने शुरू से इस मामले को गंभीरता से क्यों नहीं लिया था। उसने रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं की थी और हर बार जांच को टालने की कोशिश क्यों की थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह जानबूझकर सच छिपा रहा हो। पहली बार एमा को शक हुआ कि असली कातिल शायद वही है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती पुलिस वहां पहुंच गई। वे एमा को गिरफ्तार करने आए थे। तभी एमा की नजर पुलिस की गाड़ी पर पड़ी और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये वही काली कार थी जिसे उसने कैमरे की फुटेज में देखा था और जिसमें से सोफिया उस रात उतरी थी। अब लगभग सब कुछ साफ हो चुका था। एमा समझ गई कि सोफिया उस रात पुलिस स्टेशन गई थी और किसी वजह से उसकी मुलाकात ब्रायन से हुई थी। इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जान ले ली। लेकिन समस्या यह थी कि वह यह बात बाकी पुलिस अधिकारियों को कैसे साबित करे। उसी समय मार्क ने एक योजना बनाई। उसने कहा कि वह ब्रायन को अपने पीछे लगा लेगा ताकि एमा सीधे स्टेशन चीफ एडम तक पहुंच सके और उसे पूरी सच्चाई बता सके। योजना सुनने में अच्छी लग रही थी, लेकिन किस्मत ने फिर साथ नहीं दिया। मार्क को पुलिस ने रोक लिया और दूसरी तरफ ब्रायन ने एमा को पकड़ लिया। अब एमा की जान खतरे में थी। ब्रायन समझ चुका था कि एमा सच के बेहद करीब पहुंच चुकी है। अगर उसने मुंह खोल दिया तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। इसी वजह से ब्रायन ने फैसला कर लिया कि वह एमा को भी हमेशा के लिए चुप करा देगा। लेकिन तभी घटनाओं ने अचानक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एमा को खत्म करने की कोशिश के दौरान ब्रायन का संतुलन बिगड़ गया। वह ऊंचाई से नीचे गिर पड़ा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। ब्रायन की मौत के बाद मामला पूरी तरह खुलने लगा। बाद में एडम ने एमा को बताया कि जांच में यह साबित हो चुका है कि असली अपराधी ब्रायन ही था। उसने पुलिस विभाग के सुरक्षा कैमरों की रिकॉर्डिंग मिटा दी थी ताकि कोई सबूत न बचे, लेकिन तकनीकी टीम ने डिलीट की गई फुटेज को दोबारा रिकवर कर लिया था। रिकवर हुई वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि झील के पास ब्रायन ही सोफिया के साथ मौजूद था और वहीं उसकी हत्या में शामिल था। आखिरकार केस सुलझ गया और ऐसा लगने लगा कि कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। ब्रायन की मौत और उसके खिलाफ मिले सबूतों के बाद मामला आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक अब असली कातिल पकड़ा जा चुका था और सोफिया को न्याय मिल गया था। पहली नजर में ऐसा लग रहा था कि कहानी यहीं खत्म हो गई है, लेकिन अगर ऐसा होता तो फिल्म में अभी भी करीब 20 मिनट बाकी क्यों होते। साफ था कि दर्शकों के लिए एक और बड़ा झटका तैयार किया गया था। कुछ समय बाद एमा और उसके पति का तलाक हो गया। इसके पीछे की वजह बताने की जरूरत नहीं थी। अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ अफेयर छिपाना और लगातार झूठ बोलना किसी भी रिश्ते को खत्म करने के लिए काफी था। अब एमा अपने बच्चे के साथ नई जिंदगी शुरू करने की तैयारी कर रही थी। वह अपना सामान पैक कर रही थी और इस डरावने अध्याय को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देना चाहती थी। लेकिन तभी उसे एक ऐसी चीज मिली जिसने पूरे मामले को फिर से उलझा दिया। अपने पति के कपड़ों में सामान रखते समय उसे जेब के अंदर एक छोटा सा गिफ्ट मिला। ये वही तोहफा था जो उसने छुट्टियों की शुरुआत में सोफिया को दिया था। उसे देखते ही एमा के दिमाग में अलार्म बज उठा। ये चीज उसके पति के पास कैसे पहुंची? अब उसके मन में एक नया शक पैदा हुआ। क्या हो सकता है कि असली कातिल शुरू से उसका पति ही हो? एमा ने बिना देर किए अपने पति का सामना किया और वह सबूत उसके सामने रख दिया। इस बार उसके पति के पास झूठ बोलने की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। आखिरकार उसने पूरी सच्चाई कबूल कर ली। उसने बताया कि जिस रात सब कुछ हुआ उस रात उसने अपने बच्चे को सुलाने के बाद अचानक फैसला किया कि वह सोफिया से मिलने जाएगा। लंदन से क्रोएशिया की फ्लाइट सिर्फ 2 घंटे की थी, इसलिए उसके लिए वहां पहुंचना मुश्किल नहीं था। वह सोफिया से मिलकर इस अवैध रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था। लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। हालांकि वह खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था और ऐसा दिखा रहा था कि रिश्ता खत्म करने की पहल उसी ने की थी, लेकिन असलियत शायद कुछ और थी। बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच हाथापाई जैसी स्थिति बन गई। इसी दौरान गुस्से और धक्का मुक्की में सोफिया का संतुलन बिगड़ गया
और वह झील में गिर पड़ी। उसका पति दावा कर रहा था कि यह जानबूझकर की गई हत्या नहीं थी, बल्कि एक हादसा था। लेकिन सच्चाई यह थी कि उसकी वजह से ही सोफिया की मौत हुई थी। उसे पूरा भरोसा था कि अब कोई उसे पकड़ नहीं सकता। पुलिस पहले ही ब्रायन को कातिल मान चुकी थी और केस बंद हो चुका था। उसे लगा कि वह हमेशा के लिए बच निकलेगा। लेकिन वह एक बात नहीं जानता था, जब वह यह सब कबूल कर रहा था तब एमा पहले ही उसकी बातें रिकॉर्ड कर चुकी थी। इतना ही नहीं, उसने वह रिकॉर्डिंग स्टेशन चीफ एडम को भी भेज दी थी। नतीजा यह हुआ कि कुछ ही समय बाद पुलिस ने उसके पति को गिरफ्तार कर लिया। अब कानून के सामने उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। पहली नजर में यही कहानी खत्म होती हुई दिखाई देती है। कातिल पकड़ा गया, गुनहगार जेल पहुंच गया और एमा को न्याय मिल गया। लेकिन फिल्म का सबसे दिलचस्प हिस्सा अभी बाकी था। अपने पति की गिरफ्तारी के बाद एमा अपने बच्चे को लेकर वहां से चली जाती है, लेकिन जाते समय उसके चेहरे पर जो मुस्कान दिखाई देती है वह बिल्कुल अलग थी। वह किसी दुखी या टूटी हुई महिला की मुस्कान नहीं थी, वह एक ऐसी इंसान की मुस्कान थी जिसे आखिरकार अपनी मंजिल मिल गई हो। यहीं से फिल्म दर्शकों के मन में सबसे बड़ा सवाल छोड़ देती है, क्या यह सब सिर्फ संयोग था या फिर शुरुआत से ही पूरा खेल एमा ने रचा था? यह शक यूं ही पैदा नहीं होता। आखिर फिल्म के अंत में एमा और मार्क एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं और बाद में दोनों शादी भी कर लेते हैं। अगर इस नजरिए से पूरी कहानी को दोबारा देखा जाए तो कई घटनाएं अलग अर्थ देने लगती हैं। संभव है कि एमा को पहले से ही अपने पति और सोफिया के रिश्ते के बारे में पता हो सकता है कि वह लंबे समय से दोनों से नफरत करती हो और सही मौके का इंतजार कर रही हो। जब सोफिया ने उसे छुट्टियों पर बुलाया तब शायद उसने उसी मौके का फायदा उठाने का फैसला किया। उसने पूरी यात्रा के दौरान एक ऐसी योजना तैयार की जिसमें हर व्यक्ति धीरे धीरे उसकी चाल का हिस्सा बनता गया। एक तरफ उसके पति ने अपनी प्रेमिका को खो दिया, दूसरी तरफ वही प्रेमिका हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से भी बाहर हो गई। अंत में उसका पति जेल पहुंच गया और एमा अपने बच्चे के साथ आजाद हो गई। क्या सचमुच यही हुआ था? क्या मार्क शुरू से उसका साथी था? क्या यह पूरी छुट्टी दरअसल एक सोची समझी बदले की योजना थी? फिल्म इन सवालों का कोई सीधा जवाब नहीं देती। यही वजह है कि इसका अंत इतना दिलचस्प बन जाता है। हर दर्शक अपनी समझ के हिसाब से अलग निष्कर्ष निकाल सकता है। कुछ लोगों को लगेगा कि एमा सिर्फ परिस्थितियों की शिकार थी, जबकि कुछ लोगों को यकीन होगा कि असली मास्टरमाइंड वही थी। और इसी रहस्य के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।